हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के जो एजुकेशन इवोल्यूशन जो सब्जेक्ट है उसके हम ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल को करने जा रहे हैं। तो दीक्षा ऐप पर जो भी सब्जेक्ट हैं आपके उसमें से आज हम एजुकेशन इवोल्यूशन के पूरे यूनिट को देखेंगे 1 to 12। इसमें 12 यूनिट दिए गए हैं, तो हम इसमें 1 से 12 सभी यूनिट को करने की कोशिश करते हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल के पहले यूनिट पर चलते हैं। तो पहले यूनिट का पहला क्वेश्चन यहाँ आपके सामने है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बस स्टार्ट करने से पहले एक बात कह रहा है कि अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपके साथ हमेशा लाते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, मापन की प्रकृति है। तो मापन की प्रकृति कैसी है? गुणात्मक है, मात्रात्मक है, दोनों है? नहीं, मात्रात्मक है मापन की प्रकृति। ओके। मूल्यांकन में बल दिया जाता है, मात्रा, गुण, मूल्य, उपयुक्त, सभी। तो इसमें होगा सभी है। मूल्यांकन प्रक्रिया का मुख्य तत्व है, तो उद्देश्य है, अधिगम, अनुभव है, मूल्यांकन के साधन है, उपयुक्त, सभी। तो सभी हो जाएगा। मानसिक मापन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो मानसिक मापन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कैटल ने। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है कैसा है? व्यापक है, संकुचित है? नहीं। तो जो मापक होता है, मापन, उसका जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है, लेकिन जो मूल्यांकन होता है उसका क्षेत्र क्या होता है? व्यापक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मापन चर के संबंधित है? तो कौन है? गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, सतत चर या उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा? सभी। मापन के स्तर मुख्य रूप से होते हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो जो मापन के स्तर हैं याद रखना है कि 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा मापन के आधारभूत तत्वों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा आधारभूत तत्वों से संबंधित नहीं है? शील गुणों की पहचान, संक्रिया विन्यासों को सुनिश्चित करना, अंक प्रदान करना या मानव मूल्यों को विकसित करना। तो मानव मूल्यों को विकसित करना हो जाएगा इसका आंसर। तो आगे है, मापन के स्तर कितने बताए गए हैं? किसने बताए हैं? तो किसने बताए हैं मापन के स्तर? स्टीवेंस ने, एपील ने, नहीं। ब्रैडफील्ड ने, नहीं, बिल्कुल नहीं। कर्लिगर ने, नहीं। तो स्टीवेंस ने बताया है। मापन वह व्यवस्थित प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शील गुणों को मात्रांकित करती है। कथन किसका है? प्रोफेसर एस के दुबे का है। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं, सबमिट करते हैं और सबमिट करके देखते हैं हमने कितना स्कोर किया है। सबमिट पे क्लिक करिए। तो हमने 10/10 स्कोर किया है, तो हम यहाँ से एग्जिट करते हैं और अपने दूसरे यूनिट पे चलते हैं। तो हम आ चुके हैं दूसरे यूनिट पे, एजुकेशन इवोल्यूशन के दूसरे यूनिट पे आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो मूल्यांकन बहुमुखी होता है, मूल्यांकन के लिए मापन अनिवार्य है, मूल्यांकन के क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, या मूल्यांकन एकाकी है? तो क्या है? मूल्यांकन एकाकी है, ये इसकी विशेषता नहीं है और सब इसकी विशेषताएं हैं। भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो भौतिक संसाधन के अंतर्गत कौन नहीं आता है? भवन आता है, बिल्कुल। उपकरण आता है, पुस्तकालय भी आता है, क्योंकि ये भौतिकी रूप से संसाधन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन छात्र जो है भौतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है, ये है छात्र। कक्षागत मूल्यांकन की तकनीक है। कक्षागत मूल्यांकन की तकनीक क्या है? अवलोकन है, समाज मिति है, साक्षात्कार है, युक्त सभी है। तो सभी है बिल्कुल। मूल्यांकन का महत्व है। मूल्यांकन का महत्व क्या है? शैक्षिक निर्णय लेने में, बिल्कुल है। शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करने में, उसमें भी है। व्यावसायिक निर्देशन में भी है, तो सभी में हो जाएगा। शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र नहीं है। बालक के व्यक्तित्व का विकास, बालक का नैतिक विकास, बालक का मानसिक विकास या बालक का सान्विक विकास। तो शैक्षिक अनुसंधान का क्षेत्र बालक का सान्विक विकास नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन का अंग नहीं है। तो संस्थागत मूल्यांकन, कक्षागत मूल्यांकन, प्रशासनिक मूल्यांकन या पृष्ठपोषण मूल्यांकन। तो कौन सा इसमें शैक्षिक मूल्यांकन का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रशासनिक मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य है? तो कौन सा है? छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्ष जांच, शैक्षिक नियोजन या सामाजिक विकास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सामाजिक विकास। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है, क्या है? उद्देश्य का निर्धारण करने में, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन अध्यापन क्रियाओं का निर्धारण करने में, या व्यवहार करने में, या सभी में। तो सभी में हो जाएगा। मूल्यांकन की आवश्यकता किसको होती है? तो किसको होती है? केवल अध्यापकों के लिए नहीं, केवल छात्रों के लिए, अध्यापक, छात्र, अभिभावक तथा समाज के लिए, सभी के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो इसमें हो जाएगा अध्यापक, छात्र, अभिभावक तथा समाज, सभी के लिए। ठीक है। और ये है लास्ट क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन इसमें होते हैं। मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। मूल्यांकन में छात्रों
के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने के समस्त साधन सम्मिलित रहते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसको हम सबमिट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमने 10/10 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसको सबमिट करके देखते हैं हमने कितना स्कोर किया है। तो हमने स्कोर किया है 10/10। तो इसको हम एग्जिट करके चलते हैं यूनिट नंबर 3। तो हम आ चुके हैं अपने थर्ड यूनिट पे, एजुकेशन इवोल्यूशन के थर्ड यूनिट पे आ चुके हैं। तो हम पहला क्वेश्चन को देखते हैं। समय धन श्रम की दृष्टि से मितव्ययी है, तो कौन है? मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा मितव्ययी कौन है? मापन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग है, तो मापन है, मूल्यांकन है, परीक्षण है या उपयुक्त सभी है। परीक्षण का संबंध होता है भौतिक गुणों से, मानसिक गुणों से, मनोवैज्ञानिक गुणों से और सब उपयुक्त सभी से, तो सभी से होता है। उद्देश्य के अनुरूप किया जाता है, क्या किया जाता है? मापन किया जाता है, मूल्यांकन या दोनों? तो दोनों नहीं होगा, मूल्यांकन होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि मापन तथा मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सही है? तो मापन द्वारा छात्र के विषय में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है, मूल्यांकन द्वारा छात्र के विषय में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। नहीं, मापन के द्वारा हम कभी निश्चित धारणा नहीं बना सकते हैं किसी भी छात्र के विषय में। मापन तो सिर्फ एक मात्रा, एक वो है कि हम कितना बच्चा कैसा है, बट मूल्यांकन से हम ओवरऑल ये जानते हैं कि छात्र के विषय में एक धारणा बन जाती है कि ओवरऑल छात्र कैसा है। तो मूल्यांकन द्वारा छात्र के विषय में एक निश्चित धारणा बनाई जा सकती है, ये सही होगा। मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से क्या अच्छा है अथवा क्या वांछनीय है, उसका विचार या लक्ष्य निहित रहता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? स्टीवेंस का है, कर्लिंगर का है, या रैमर्स और गेज का है, या ब्रैडफील्ड का है? तो किसका है? रैमर्स और गेज का। ठीक है। मापन की एक विशेषता है, मापन की विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठता, आत्मनिष्ठता, व्यापकता या उपयुक्त सभी? तो किसका क्या हो जाएगा? वस्तुनिष्ठता। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? अच्छे मूल्यांकन की विशेषता क्या नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता है, निदानात्मकता, नकारात्मकता, तो ये नहीं है इसकी विशेषता। मूल्यांकन में बल दिया जाता है किसको? मात्रा को, गुण को, मूल्य को, या सभी को? तो सभी को। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, मूल्यांकन इंद्र चलने वाली प्रक्रिया है, मूल्यांकन शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है, मूल्यांकन में छात्रों के व्यवहार के विषय में सामग्री एकत्रित करने के समस्त साधन सम्मिलित रहते हैं, तो उपयुक्त सभी। हम देख लेते हैं हमने कितना मार्क्स स्कोर किया है इस 10 क्वेश्चन से। तो सबमिट कर देते हैं। देखिए हमने 10/10 मार्क्स स्कोर किया है। तो हम बढ़ते हैं अपने चौथे यूनिट पे। तो हम एजुकेशन इवोल्यूशन के चौथे यूनिट पे आ चुके हैं। तो फटाफट इसे कर लेते हैं, और हमें पूरा 12 यूनिट भी करना है। तो हम चौथे यूनिट के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। बालक का संज्ञानात्मक विकास, बालक का संज्ञानात्मक विकास, बालक का भावात्मक, अच्छा, न्यूनतम अधिकम स्तर में शामिल है। बालक का संज्ञानात्मक विकास, बालक का भावात्मक विकास, बालक का क्रियात्मक विकास, या सभी? तो इसका हो जाएगा सभी। भाषा के संबंध में वह कौन सी गतिविधि या गतिविधियां हैं जो बालक की भाषा दक्षता को अभिव्यक्त करती है? तो कौन है? सुनना, बोलना, समझना, या सभी? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यह बहुत साक्ष्य आधारित होता है मूल्यांकन के संबंध में। इसमें बालकों का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा के आधार पर किया जाता है। इसमें बालक के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। उपयुक्त कथनों में सही है। कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 और 3 सही हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। व्यवहार परिवर्तनों के मापने के लिए बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, समाज मिति युक्तियों आदि का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठ पोषण मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है। उपयुक्त कथनों में सही है। तो कौन सा सही है? केवल 1। अब यहाँ क्वेश्चन है, विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं शिक्षा प्रक्रिया के अंतिम लक्ष्य, दूरगामी लक्ष्य, तत्कालिक रूप से प्राप्त होने वाले लक्ष्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तत्कालिक रूप से प्राप्त होने वाले लक्ष्य। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की रणनीतियों में शामिल है छात्र प्रोफाइल, अवलोकन, प्रदत्त, सभी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न सोपान हैं। उद्देश्य का निर्धारण, शिक्षण क्रिया का आयोजन, बाल के व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन, या सभी? तो सभी हो जाएगा। मूल्यांकन के क्षेत्रों में शामिल हैं ज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, या सभी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक शब्द व्यक्त करता है मूल्यांकन के प्रश्नों की विविधता को, बालक के व्यवहार के विभिन्न प्रश्नों के समन्वित विकास के मूल्यांकन को, किसी विषय के पूरे पाठ्यक्रम का एक साथ मूल्यांकन को, सभी विषयों का एक साथ मूल्यांकन को। तो बालक के व्यवहार के विभिन्न पक्षों के समन्वित विकास को सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक शब्द व्यक्त करता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संबंध में सही है। तो इसका
थर्ड वाला ऑप्शन सही है। इसका आयोजन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ अनवरत रूप से चलता रहता है। हम बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन किया है और देखते हैं हमने कितना स्कोर किया है। तो हमने स्कोर किया है 10। तो इसको एग्जिट पे क्लिक करके 5वें मिनट। सो हम आ चुके हैं 5वें मिनट पे एजुकेशन इवोल्यूशन के। जल्दी जल्दी इसे ख़त्म कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वांगीण विकास सर्वांगीण विकास के पक्ष हैं भाव, ज्ञान, क्रिया या सभी? सभी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी के माध्यम से कक्षा शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी के विभिन्न पक्षों के वर्गों को अनुक्रमिक रूप से नहीं लगाया गया है। उपयुक्त कथनों में सही है, तो केवल एक सही है, पहला वाला सही है। उच्च मानसिक योग्यता नहीं है। विश्लेषण, प्रत्यास्मरण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन तो है, लेकिन प्रत्यास्मरण, उच्च मानसिक योग्यता नहीं है। ठीक है। सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? निरंतरता, सहकारिता, व्यापकता या सभी? सभी। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मूल्यांकन के मनोचालक पक्ष को ही कौशल पक्ष के रूप में जाना जाता है। अनुप्रयोग ज्ञानात्मक पक्ष का तीसरा वर्ग उपयुक्त कथनों में से सही है। तो कौन सा सही है? ब्लूम महोदय, सिम्पसन महोदय। अच्छा, किसका ये पक्ष, किसका ये कथन है? आई थिंक इसका तो ब्लूम महोदय, सिम्पसन महोदय, क्रेथवाल महोदय और या उपयुक्त सभी। तो केथवाल महोदय ने का ये है कथन। तो आगे बढ़ जाते हैं। क्रियात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? ब्लूम महोदय, सिम्पसन, क्रेथवाल या उपयुक्त सभी? तो इसका हो जाएगा सिम्पसन महोदय ने किया है। कौशल विकास के संबंधित उच्चतम वर्ग कौन सा है? उत्तेजना, समायोजन, नियंत्रण, स्वाभाविकरण। तो क्या हो जाएगा? स्वाभाविकरण। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस ज्ञानात्मक पक्ष के वर्ग का संबंध सृजनात्मकता से है? तो किसका है? संश्लेषण का। 9वां क्वेश्चन है, एक बच्चा विभिन्न तथ्यों और विचारों में संबंध और अंतर को स्पष्ट करने की क्षमता प्रदर्शित करता है, तो वह ज्ञानात्मक पक्ष की श्रेणी में शामिल होगा। तो किस श्रेणी में शामिल होगा? बोध, प्रयोग, संश्लेषण या विश्लेषण? विश्लेषण। ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है, भावात्मक पक्ष का प्रथम क्षमता क्या है? तो अनुग्रहण, उत्तेजना है, संगठन है या महत्व देना? तो अनुग्रहण है। तो हमने 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, इसमें 10 ही क्वेश्चन थे। तो हम सबमिट कर पे क्लिक करके देखते हैं कितना हमने स्कोर किया है। हमने स्कोर किया है 10। सो गाइज 5 यूनिट खत्म हो चुके हैं, हम 6वें यूनिट पे चलते हैं। सो ये रहा हमारा 6 यूनिट का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन नहीं करता। तो कौन नहीं करता? मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा या साक्षात्कार? तो कौन नहीं करता? वस्तुनिष्ठ परीक्षा। किस प्रकार के मूल्यांकन के किसी कार्यक्रम का या योजना को अधिक गुणवत्तापूर्ण और प्रभावशाली बनाया जा सकता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन होगा इसका आंसर। व्यक्ति के व्यवहार या बाह्य रूप से मूल्यांकन को कहते हैं, क्या कहते हैं? अवलोकन, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा या प्रायोगिक परीक्षा? तो अवलोकन कहते हैं उसे। रचनात्मक मूल्यांकन में समाहित नहीं है। क्या नहीं समाहित है? अधिकतम स्तर में सुधार, पृष्ठ पोषण, सतत मूल्यांकन, ये तीनों समाहित है। तो क्या नहीं समाहित है? अगली कक्षा में प्रोन्नति में समाहित, इसमें रचनात्मक मूल्यांकन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। मूल्यांकन में समाहित है रचनात्मक मूल्यांकन, आंकलिक मूल्यांकन, का दोनों हो जाएगा। प्रयोगात्मक परीक्षण का स्वरूप है शाब्दिक, अशाब्दिक, शाब्दिक दोनों या क्रियात्मक? क्रियात्मक है प्रयोगात्मक परीक्षण का स्वरूप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन में देखा जाता है व्यक्ति का वजन? बिल्कुल नहीं। अवलोकन में देखा जाता है व्यक्ति की सोच, व्यक्ति का व्यवहार या व्यक्ति की अभिवृत्ति? तो व्यक्ति का व्यवहार देखा जाता है एक्चुअली अवलोकन में। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? तो नैदानिक, चयन, शोध, आंकलित नहीं है। लिखित परीक्षा का प्रकार नहीं है। लिखित परीक्षा का प्रकार कौन नहीं है? वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, वैकल्पिक या प्रयोगात्मक? मौखिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन होता है स्मृति, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु के समक्ष या सभी? तो हमने एक क्वेश्चन स्किप कर दिया है। ओके, तो हम आपने कर लिया होगा, मैं भी सबमिट कर देते हैं। एक हमसे भूल से स्किप हो गया है, सबमिट करके देखते हैं हमने कितना स्कोर किया है। तो हमने 9 स्कोर किया क्योंकि हमने 9 ही क्वेश्चन किया था। तो गाइज़ कोई बात नहीं, आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए, मैंने आंसर तो पूरा बताया है, तो कहीं स्किप हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी यूनिट नंबर 7 पे। तो हम आ चुके हैं यूनिट नंबर 7 पे।
एजुकेशनल इवोल्यूशन के। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि बार बार परीक्षण लेने पर एक छात्र के लगभग समान अंक प्राप्त हों तो परीक्षण की यह विशेषता कहलाती है वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या वस्तुनिष्ठता। ये कहलाती है ऑफकोर्स विश्वसनीयता। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता नहीं है वस्तुनिष्ठता, वैधता, आसान मूल्यांकन या सरल निर्माण। आसान मूल्यांकन। किसके द्वारा शिक्षण अधिगम में सुधार लाया जा सकता है? खेल कूद, भ्रमण, मूल्यांकन या वाद विवाद। तो मूल्यांकन के द्वारा शिक्षण अधिगम में सुधार लाया जा सकता है। मूल्यांकन करके हम देख सकते हैं कि क्या कमी है क्या नहीं, तो मूल्यांकन इसका सही आंसर होगा। उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक विशेषताओं इनमें से कौन सी है? तो क्या है? उद्देश्य पूर्णता है, क्या वो व्यापकता है, क्या वो प्रतिनिधित्वता या सभी? तो सभी है। वैधता वह सीमा है जिस सीमा तक परीक्षण वही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। यह कथन किसका है? फ्रीमैन का, क्रॉनबैक का या अनास्तेसी का या ईबिल का? तो क्रॉनबैक का। ये सब इनके नाम जरूर याद रखने चाहिए क्योंकि ये जरूर पूछ देता है एग्जाम। उत्तम परीक्षण की तकनीकी विशेषता नहीं है, तो कौन नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, मितव्ययिता या विभेदकता? तो मितव्ययिता इसका आंसर होगा। विषय से संबंधित समस्त पहलुओं का मापन कहलाता है विश्वसनीयता, व्यापकता, वैधता या मानक? तो वैधता होगा। ठीक है। एक उत्तम परीक्षण की कसौटियां हैं व्यवहारिक व तकनीकी। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता है व्यापकता, कठिन, अविश्वसनीय या उद्देश्यहीन? तो व्यापकता होगा। मूल्यांकन का शिक्षण अधिगम से संबंध है निकटतम, घनिष्ठ, दोनों? तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। हम देखते हैं कितना हमने स्कोर किया है सबमिट पे क्लिक करके। तो हमने 10/10 स्कोर किया है। तो हम आगे 8वें यूनिट पे चलते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम 8वें यूनिट पे आ गए हैं एजुकेशन इवोल्यूशन के। तो जल्दी से ख़त्म करते हैं इस 8वें यूनिट को। तो पहला क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्नों का बढ़ता वस्तुनिष्ठता क्रम है। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, नहीं दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, या लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, या अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय? तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय। ठीक है। पक्ष अथवा उद्देश्य के आधार पर प्रश्न का उच्चतम स्तर क्या है? तो कौशल है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल हो जाएगा। बहु विकल्पीय प्रश्नों की विशेषता नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठता। बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करें, जल्दी करते हैं क्योंकि हमें 12 यूनिट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं हम लोग। निबंधात्मक प्रश्नों की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? वस्तुनिष्ठता। प्रमाणिक प्रश्न पत्र परीक्षण की कौन सी विशेषता है? तो अधिक वैधता व विश्वसनीयता। ठीक है। पद विश्लेषण तकनीक का प्रयोग प्रश्न पत्र निर्माण के किस चरण में किया जाता है? तो तृतीय चरण में किया जाता है। विशिष्टीकरण तालिका यानी कि ब्लूप्रिंट इंगित करती है, क्या इंगित करती है? विभिन्न प्रकरणों के भार, शिक्षण उद्देश्यों का भार या उपयोग, दोनों। पद विश्लेषण की 2 तकनीकी विशेषताएं हैं, तो कौन सी विशेषताएं हैं वो? तो कठिनाई स्तर व विभेदन, कठिनाई स्तर व विभेदन क्षमता, कठिनाई विश्वसनीयता व वैधता, कठिनाई स्तर व विश्वसनीयता या विभेदन क्षमता व वैधता? तो कठिनाई स्तर व विभेदन क्षमता। कौशलात्मक प्रश्न की विशेषता नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो पहचान। सूचनाओं की व्याख्या करने वाले प्रश्न इस पक्ष का मूल्यांकन करते हैं, तो उसका हो जाएगा ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, कौशल, बोध। तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। सबमिट करके देखते हैं हमने कितना स्कोर किया है। सबमिट पे क्लिक करिए और देखिए आप 10/10 हमने स्कोर किया है। तो हम जल्दी से 9वें यूनिट पे चलते हैं, इसको एग्जिट कर। सो गाइज हम आ गए हैं 9वें यूनिट पे एजुकेशन इवोल्यूशन के। तो जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं क्योंकि इसमें 12 यूनिट ही हैं। तो जल्दी हमारे साथ बने रहिए और ख़त्म करते हैं, जल्दी फटाफट खत्म करते हैं। पहला क्वेश्चन है सतत मूल्यांकन में समाहित होता है, तो कौन समाहित होता है? दैनिक मूल्यांकन, साप्ताहिक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन या उपयुक्त? सभी सतत मूल्यांकन में सभी समाहित होते हैं भाई। और संचयी अभिलेख का प्रारूप दर्शाता है संज्ञात्मक पक्ष, सहसंज्ञात्मक पक्ष, केवल क और ख, दोनों? तो दोनों होंगे इसमें। सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण की अवहेलना करती है? निरंतरता, सहकारिता, व्यापकता या सभी? सतत मूल्यांकन में समाहित है दैनिक मूल्यांकन, साप्ताहिक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन या सभी?
धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है दंड देना, अपमानित करना, प्रशंसा करना या कमियां निकालना। तो धनात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है प्रशंसा करना। प्रशंसा करने से उनका पुनर्बलन बढ़ता है, तो ये धनात्मक पुनर्बलन का एक उदाहरण है। संज्ञान सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है। खेलकूद, हस्तकला, समाज सेवा या सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत नहीं आता है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, मूल्य इसका आंसर है। निम्न कथनों में संचयी अभिलेख की विशेषता है, तो कौन है उसकी विशेषता? छात्रों की व्यक्तिगत प्रगति में उपलब्धियों का इतिहास होता है। छात्र संबंधी संपूर्ण सूचनाओं का सारांश होता है। छात्र के विकास एवं प्रगति की दिशा का बोध होता है। और या सभी होगा इसका आंसर। संचयी अभिलेख को मूल्यांकन के लिए तकनीकी रूप से प्रयोग करने का सुझाव दिया। किसने दिया था? ये होंगे मुदालियर आयोग ने। मूल्यांकन के अभिलेखीकरण संबंधित सूचनाएं प्राप्त होती हैं किससे? छात्र से, शिक्षक से, विद्यालय प्रधान, सभी से। तो हमने 10/10 कर लिया है क्वेश्चन। अब देखते हैं हमने सबमिट करके कितना हमने स्कोर किया है। तो हमने 10/10 स्कोर किया है, तो हम एग्जिट करके जल्दी चलते हैं यूनिट नंबर 10 पे और फटाफट खत्म करते हैं। सो गाइस हम 10th यूनिट पे आ गए हैं। तो धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, क्योंकि हम बिल्कुल ख़त्म करने वाले हैं। और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी वीडियोज़ उन सभी डीएलएड छात्रों के लिए जो 3rd सेमेस्टर में हैं और अपने कामों से खुद ही इतना काम है। सो उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी इससे में भी। सो इसको जितना ज़्यादा आप स्प्रेड कर सकते हैं प्लीज़ कर दीजिए, इतना ही आप हमारे लिए बहुत होता है। तो पहला क्वेश्चन को हम देखते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण के दौरान बच्चों की मदद किन स्तरों पर की जानी चाहिए? तो कौन से किन स्तरों पर की जानी चाहिए? संज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यक्तिगत या सभी स्तरों पर की जानी चाहिए। उपचारात्मक शिक्षण की कौन कौन सी प्रविधि या तकनीक है? तो अलग अलग निर्देशन देना, एक साथ निर्देशन देना, सहकर्मी शिक्षण या उपी सभी सहकर्मी शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण शुरू करने के पूर्व कौन सी तैयारी करनी चाहिए? तो सभी। जल्दी हम आंसर पे बस ध्यान देते हैं, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग कब किया जाता है? सत्र के मध्य में इसका आंसर होगा। निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? अच्छे शिक्षण हेतु, निर्देशन हेतु, परामर्श हेतु, ये सभी होगा। शैक्षिक निदान का सही क्रम है 3, 1, 2, 4। आप देख लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि हमें जल्दी ख़त्म करना है। सो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदात्मक परीक्षण के लिए सत्य है? तो कौन सा सत्य है? विद्यार्थियों की विषय संबंधी कमियों, हीनताओं एवं कठिनाई की जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। और 8वें क्वेश्चन पे हमें निदानात्मक परीक्षण के आधार पर किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? तो किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? ट्यूटोरियल शिक्षण, अभिक्रमित अनुदेशन, दल शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण इसका सही आंसर है। उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है किससे संबंधित? बच्चों के गणित विषय में शिक्षण के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, कि बच्चों के अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। उपचारात्मक से ही पता चल रहा है। जिस परीक्षण से शिक्षार्थी की किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे कहते हैं निदात्मक परीक्षण। तो हमने 10वां क्वेश्चन कर लिया है। जल्दी से हम 11वें मिनट पे चलते हैं। सबमिट करके हम देखते हैं पहले कि हमने कितना स्कोर किया है। तो हमने 10/10 स्कोर किया है गाइस। और ये जल्दी ख़त्म इसलिए भी करना है क्योंकि हमें अपना कोर्स भी अपने टाइम तक कंप्लीट करना है, जो कि अब बढ़ाकर 15 जनवरी तक डेट बढ़ा दी गई है। बट हमें उसके पहले भी कंप्लीट कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। सो जल्दी ख़त्म करते हैं। 11 और 12 बस बचे हैं, तो बढ़ते हैं 11 पे। सो गाइस हम आ गए हैं 11th यूनिट पे। अब बस 12th यूनिट तक है, तो 11 12 बस बचा है, तो हम जल्दी ख़त्म कर देते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो क्या होता है? कक्षा कक्ष की तात्कालिक समस्याओं का हल निकालना है क्रियात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य होता है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। इसमें है विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है शिक्षण विद्यार्थियों का व प्रविधियों में सुधार हेतु, विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, विद्यालय में अनुशासन संबंधी समस्याओं के सुधार हेतु, सभी होगा। शैक्षिक क्रियाकलाप से संबंधित तात्कालिक समस्याओं का हल किसमें खोजा जाता है? तो किसमें खोजा जाता है? क्रियात्मक शोध में। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता का शोध से संबंध होता है प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, पूर्ण, अपूर्ण, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट, ठीक है। क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होते हैं, अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, या तीनों। क्रियात्मक अनुसंधान सीमित होता है विद्यार्थी तक, शिक्षक तक, समाज तक, विद्यालय तक।
क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है सैद्धांतिक, तथ्यात्मक, व्यवहारिक या सभी? तो व्यवहारिक होगा इसका आंसर। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में कब प्रतिष्ठित हुआ? तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कब क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा जगत में प्रतिष्ठित हुआ था? 1953 ये, और MCQ में भी चला आता है आपके एग्जाम में। मूलभूत शोध किए जाते हैं, तो मूलभूत शोध कक्ष में, विद्यालय में, दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कोई नहीं इसका आंसर है। क्रियात्मक शोध की रूपरेखा कैसी होती है? लचीली, कठोर, दोनों, या कोई नहीं? तो लचीली होनी चाहिए, होती है। हमने 10 क्वेश्चन को कर लिया। जल्दी से हम सबमिट करके देखते हैं हमने कितना स्कोर किया है गाइज। तो हमने 10/10 स्कोर किया है। हम जल्दी जल्दी चलते हैं यूनिट पे, जो कि लास्ट यूनिट है। सो गाइज हम लास्ट यूनिट पे आ चुके हैं एजुकेशन इवोल्यूशन के। तो जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करते हुए चलिएगा। प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिए कि आपने किया है कि नहीं, करके ही जाइएगा। और इसे जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर दीजिएगा। तो जल्दी से ख़त्म करते हैं इस लास्ट यूनिट को। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक नवाचार आवश्यक है प्रार्थना स्थल की गतिविधि के लिए, कक्षा की गतिविधि के लिए, लाइब्रेरी गतिविधि के लिए, सभी के लिए? सभी के लिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्कूल के छात्रों के लिए, विद्यालय के छात्रों के लिए, और सभी के लिए? सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में गहन तथा सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है? प्रोजेक्ट विधि, केस स्टडी, खेल विधि या कहानी विधि? तो क्या होता है? केस स्टडी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त है? भ्रमण विधि, खेल विधि, प्रदर्शन विधि या व्याख्यान विधि? तो खेल विधि। प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार किया है, किसने किया था? WH किलपैट्रिक ने। केस स्टडी में अध्ययन किया जाता है किसी एक व्यक्ति का, किसी एक समुदाय का, किसी एक संस्था का, या तीनों का? हम तीनों का अध्ययन कर सकते हैं केस स्टडी में वैसे। हाउ चिल्ड्रेन फेल किसकी पुस्तक है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देते हैं। तो किसका है ये बुक? हाउ चिल्ड्रेन फेल, जॉन होल्ट का, ट्राइटन का, या TP राव का, या रूपर्ट मर्डोक का? तो जॉन होल्ट का है ये। केस स्टडी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? फ्रेडरिक लिप्ले ने, ट्राइटन ने, TP राव ने, या रूपर्ट मर्डोक ने? तो ये किया था फ्रेडरिक लिप्ले ने। निम्नलिखित का कथन किसके द्वारा कहा गया है? किसी उपयोगी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या निकाय द्वारा किया गया विचार अथवा अभ्यास नवाचार कहलाता है। तो ये किसने कहा था? प्रोफेसर पालिक व TP राव, या ट्राइटन, या रूपर्ट मर्डोक ने? तो किसने किया था? प्रोफेसर पारिक व TP राव ने कहा था। नवाचार शब्द मुख्यतः बना है, तो ये देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, नवाचार शब्द किससे बना है? तो नव प्लस आचार से। ठीक है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन भी ख़त्म कर लिया गाइस। देखते हैं हम कितना स्कोर किए हैं, हम सबमिट कर देते हैं। तो हमने 10/10 स्कोर कर लिया है। सो आपका यहाँ पे एजुकेशन इवोल्यूशन का यूनिट ख़त्म होता है। जाने से पहले लाइक किए बिना नहीं जाना है आपको। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके ही जाएं, और अपने स्टडी ग्रुप में जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दें, ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और आपके ये कोर्स ख़त्म करने में एक कुछ परसेंटेज ये भी बढ़ा देता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसके वीडियोज़ देख लीजिए, आप इसके जो इसके PDFs दिए गए हैं उसको पढ़ लीजिए, और आपका कोर्स असाइनमेंट जो है अभी तो जा नहीं पा रहा है, क्योंकि उनका ओवर कोटा हो चुका है ईमेल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान है कि क्यों नहीं असाइनमेंट जा रहा है, तो आपको उसकी हार्ड कॉपी रख लेनी चाहिए। एक आप कहीं पर भी कॉपी में सभी का अलग अलग सब्जेक्ट्स वाइज बना लीजिए, और जब भी आपका वाइवा वगैरह होता है तो उसमें शायद वो लगे, तो तब आपको ले जाना है। तो आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए, आप अपना धीरे धीरे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते रहिए। और ये हो गया हमारा एजुकेशन इवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल। आगे वीडियो में हम और भी सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव मॉड्यूल जल्द से जल्द आने वाले हैं। सो गाइज स्टे ट्यून, इस चैनल से बने रहिए, तो इसलिए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर रोज़ डाले जाते हैं। सो सपोर्ट दिस चैनल गाइज, और स्प्रेड कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज।